नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की गई है। वह पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर पीएम मोदी लाल किला में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में भाई भतीजावाद और वंशवाद की दोहरी बुराई हावी होने लगी है। नेताजी देश के सामने आने वाली चुनौतियों को भली भांति समझते थे, उनके प्रति सबको आगाह करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत को महान बनाना है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव पर सशक्त होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उनके इस विचार पर ही कड़ा प्रहार किया गया। आजादी के बाद परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी अनेक बुराइयां भारत के लोकतंत्र पर हावी होती रही। ये भी एक बड़ा कारण यहां रहा है कि भारत उस गति से विकसित नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया जिस गति से उसे करना चाहिए। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अवसरों से वंचित था। वो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संसाधनों से दूर था। राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर, नीति निर्माण पर गिने चुने परिवारों का ही कब्जा रहा। इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो देश की युवा शक्ति और देश की नारी शक्ति को हुआ। युवाओं को कदम कदम पर भेदभाव करने वाली व्यवस्था से जूझना पड़ता था। महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। कोई भी देश ऐसी परिस्थितियों के साथ विकास नहीं कर सकता था और यही भारत के भी साथ हुआ। इसलिए 2014 में सरकार में आने के बाद हम सबका साथ सबका विकास की भावना से आगे बढ़े। आज 10 वर्षों में देश देख रहा है स्थितियां कैसे बदल रही है। नेताजी ने आजाद भारत के लिए जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। आज गरीब से गरीब परिवार के बेटे बेटी को भी विश्वास है कि आगे बढ़ने के लिए उसके पास अवसरों की कमी नहीं है। आज देश की नारी शक्ति को भी विश्वास मिला है कि उसकी छोटे सी छोटी जरूरत के प्रति सरकार संवेदनशील है। वर्षों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बन चुका है। अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह संपन्न हो गया था और उसके बाद राम मंदिर के दरबार आम जनता के लिए सदा के लिए दर्शन के लिए खुल गए हैं। बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला की दर्शन की लालसा से अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल तो मंदिर प्रांगण में भीड़ की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए थे। राम मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कर्पूरी एक समाजवादी थे। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं
इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। सामाजिक समरसता के प्रतीक जब हम बोलते हैं तो मैंने देखा है, जब 77 में बिहार में जनसंघ सोशलिस्ट सबकी सरकार थी, जनता पार्टी, उसमें एक आरक्षण का फॉर्मूला बना था कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी जी मिलकर के। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक समरसता के पौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने एक बार फिर यमन में हाउती विद्रोहियों पर जोरदार हमले किए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने विद्रोहियों के 8 ठिकानों पर निशाना बनाया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि ये हमले लाल सागर में हाउती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने वाली क्षमताओं को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए किए गए हैं। मीरा रोड के नया नगर में उग्रवादियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। योगी मॉडल की तर्ज पर मुंबई में भी एक्शन देखने को मिला है। 21 जनवरी की रात श्री राम झंडे वाले वाहनों को तोड़कर लोगों के साथ मारपीट की गई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्यवाही होगी। पुलिस ने ये बड़ा एक्शन 48 घंटे के अंदर लिया। देखिए, कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नीतीश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। मैडम, जितने लोग आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांतिनगर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के अधिकारियों को मारना, कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा। लोकशाही है, हम सहिष्णु है, कायर नहीं है। मैम, कुछ मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि 10 मिनट के लिए समय दे दो, 15 मिनट के लिए समय दे दो, इस तरह के मैसेज। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को नाइजीरिया भारत बिजनेस काउंसिल और संबोधित करते हुए अफ्रीका को भारत का समर्थन बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के उत्थान पर दांव लगा रहा है और दुनिया का पुनर्संतुलन और बहुध्रुव्यता तक पूरी नहीं होगी जब तक कि महाद्वीप अपना उचित स्थान नहीं ले लेता। India, Nigeria. Let me make a larger point in respect of Africa. Africa is rising and India is betting on Africa's rise. We are betting on Africa's rise because by any objective assessment, today there is so much going for Africa in terms of demography, in terms of resources, in terms of ambition, in terms of increasingly
of policy alignments that clearly portend a very different, a much more positive future in the very short term. Now, we are betting on Africa because, as the President of NIBC reminded us, we have a shared past, not always a happy history, not between us, but between us and some other people. But it is a history which has engendered an enormous solidarity. And that solidarity today makes me say very clearly that for us, when we speak about a changing global order, we clearly today, India, as I said, the most populous country in the world, the 5th largest economy, a $4 trillion approximate GDP. For us, the reordering of the world, the rebalancing, the multipolarity of the world will not be complete until Africa takes its due place. And we speak of it often, certainly in the diplomatic world, in terms of, there will be reform of the United Nations, who will have a seat, how will it go? And all of that is very important. But I would say to all of you that rebalancing, reordering a new global order will only happen when the core of it is economic, which is the rise of Africa has to be the economic rise of Africa. Now, that obviously presents choices, because it is very difficult to go up in the global order by being a market for others or just by being a provider of resources. So the value that India brings, and it's a value today, I think, which is reflected in the room and in the conversations that will happen, which is how do we today invest in Africa? How do we manufacture in Africa? How do we produce in Africa? How do we value add in Africa? And I suggest to you, ladies and gentlemen, that is really the that is the special nature of the relationship today between India and Africa. That we are prepared today to partner in this range of activities of production, of value add, of research, of localization, of the employment which will come with it, and of addressing the socio-economic needs which are very similar to ours. We are all on the same journey today. Some of us are a little bit ahead, but at the end of the day, everything that we are going through currently and we have been through and we will go through are exactly what is your journey as well. So my message to you today is, at a time, especially after the COVID, when we have all discovered the dangers of depending on faraway geographies for our basic needs, because we all had that anxiety for those years, when everything which we assumed global trade will provide very smoothly did not arrive on our shores. That today, if there is a push for local production, for, as I said, greater value add, if we need more resilient and reliable supply chains, if we have to share technology, India is your partner. And these are not nice words to be said at a conference. The proof of our commitment are in 200 development projects across the continent and another 70-80 which are underway. एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का कहना है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच के दबाव में आने का सवाल ही नहीं उठता। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आंकड़े बताते हैं इस देश में 90 से 95% जो आईटी, सीबीआई और ईडी के मामले हैं वो विपक्ष पर है। इंटरेस्ट दिखाई देता है, तो क्या ऐसे नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ऐसे ना नहीं कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट का डेटा बताता है कि ऑफिशियली केंद्र सरकार और पार्लियामेंट में एक जवाब का रिप्लाई था जो आपके चैनल पे भी दिखाया था और बहुत सारे वर्तमान पत्रों में भी आया था कि इस देश में 90 या 95% 95% जो आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की केसेस है, ये जो विपक्ष है विपक्ष पे है। तो मेरे ख्याल से डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
गुजरात पुलिस ने वडोदरा नाव हादसे के मुख्य आरोपी और कोटिया प्रोजेक्ट्स के ठेकेदार विनीत कोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले सप्ताह हुए इस नाव हादसे में 12 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के लिए विनीत कोटिया जिम्मेदार माना जा रहा है। देश भर में कड़ाके की ठंड हो रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट से गलन बढ़ गई है। मंगलवार को धूप निकली, लेकिन बर्फीली हवा की वजह से धूप का खास असर नहीं रहा। मेरठ में सोमवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।